यदि महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज लिखा, तो यदि आप में से जिन लोगों ने पढ़ा होगा उसमें उन्होंने बहुत साफ साफ लिखा कि हम ब्रिटेन से मुक्ति चाहते हैं और खुद ब्रिटेन की नकल बनना चाहते हैं, तो यह स्वराज नहीं हो सकता। तो उस स्वराज्य में स्व का संघर्ष अभी बाकी है। और जिस धरती पे स्वातंत्र वीर सावरकर ने भी शिक्षा प्राप्त की हो, अभी मुझे ध्यान है कल ही टीवी डिबेट में मैं था, शायद वो रिकॉर्डेड था, आ जाएगा 6 बजे। उसमें उन्होंने पूछा, जी वीर सावरकर का आप कोई एक योगदान बताइए जो स्वतंत्रता संग्राम में हो, जो बाकियों से अलग हो। मैंने कहा, जी वीर सावरकर ने सबसे पहले 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को पहली बार प्रथम स्वातंत्र समर 1907 में कहा था। और इससे पहले मैंने कहा, मैं विनम्रता से पर चुनौती से पूछता हूं कि 1885 में कांग्रेस बनी, उससे लेकर 1907 तक कांग्रेस के जितने बड़े बड़े नेता हुए, चाहे व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, किसी ने भी 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा नहीं। सिपाही विद्रोह, म्यूटनी 1857 का गदर कहा। तो स्वतंत्रता के भाव की अभिव्यक्ति सबसे पहले वीर सावरकर ने की। और मजे की बात यह है कि जब 1910 में स्वातंत्र वीर सावरकर को 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई, तो वो भारत के इकलौते स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिसे 2 जन्मों का कारावास सुनाया गया। और सुनने के बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने हंसते हुए कहा, चलो इसी बहाने अंग्रेजों ने हमारे दूसरे जन्म के सिद्धांत को तो माना। और बहुत से लोगों को नहीं ध्यान होगा कि 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। कांग्रेस का अध्यक्ष था विलियम वैडनबर्न, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। अब बताइए, जिस समय आप खुद ब्रिटिश सरकार के गवर्नमेंट के सेक्रेटरी के सदारत में बैठे हुए हैं, उसकी अध्यक्षता में बैठे हुए हैं, उसके पैरों के नीचे बैठे हुए हैं और आरोप लगा रहे हैं दूसरे पर कि साहब वो स्वतंत्रता का संग्राम नहीं लड़ रहे थे। प्रचार माध्यमों ने इस प्रकार की व्यवस्था में लंबे समय तक भ्रम फैलाने में अधिक भूमिका अदा की। इसीलिए एक ऐसे वातावरण का निर्माण हुआ जिसमें कई बार सत्य छुपा रहा और दूसरे प्रकार की चीजें आगे बढ़ के आती नहीं। इसलिए जैसे मैंने अभी 1910 का उदाहरण दिया, वो तो एक चीज थी। इसके अतिरिक्त यदि आप आगे बढ़ें तो देश के स्वतंत्रता संग्राम को लेकर, क्योंकि इस समय विषय चलता है, 3 प्रकार के माध्यम रहे। एक माध्यम क्या था? वो था राजनीतिक आंदोलन, जो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें तिलक जी थे, गोखले जी थे, नेहरू जी थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, तमाम लोग थे। दूसरा क्रांतिकारी आंदोलन, हम उसको कैसे भूल सकते हैं? चाहे बंगाल में युगांधर अनुशीलन समिति, वहां से लेके उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, चाहे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चाफेकर बंधु, और उसने क्या परिस्थिति उत्पन्न की थी। आप कल्पना करिए कि सूर्यसेन ने चटगांव में शस्त्रागार पे कब्जा कर लिया, आर्मरी कैप्चर्ड, लखनऊ के पास काकोरी में ट्रेजरी कैप्चर्ड, खजाने पे कब्जा, कोलकाता में जो उस समय राजधानी थी एक प्रकार से, पुलिस कमिश्नर मार दिया गया, दिल्ली में असेंबली में बम फेंक दिया गया और वाइसराय हार्डिंग पे बम फेंक दिया गया। आप एक बार कल्पना करिए, पुलिस कमिश्नर, आर्मरी, ट्रेजरी, असेंबली, वाइसराय, सरकार तो हिल गई होगी और फिर उनका कोई योगदान ही नहीं है। तो उनका भी ईमानदारी से योगदान है। तीसरा, देश को स्वतंत्रता मिली तो एक सैन्य अभियान का भी एक बड़ा योगदान है। चाहे 1942 में रासबिहारी बोस जी ने पहले आजाद हिंद फौज बनाई, फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने उसको टेकअप किया, और सबसे बड़ा योगदान एक घटना का, जिसका कि बहुत से लोगों ने जब तक इतिहास विषय के रूप में नहीं पढ़ा होगा तो नहीं ध्यान रहता है। जब 1945 का युद्ध समाप्त हुआ और आजाद हिंद फौज के लोगों पर लाल किले में वो मुकदमा चलना शुरू हुआ, तो 24 नवंबर 1945 को ब्रिटिश आर्मी का जो कमांडर इन चीफ है क्लाउडे, वाइसराय को लिखता है कि भारतीय सैनिकों में इस बात को लेकर जबरदस्त असंतोष है कि आईएनए के लोगों के ऊपर मुकदमा क्यों चल रहा है, और इस असंतोष के चलते हुए मुझे जो फीडबैक मिल रहा है उसके हिसाब से अब इस फौज पर यकीन नहीं किया जा सकता, इसकी लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश क्राउन इज टोटली डाउटफुल। इसीलिए आप याद करिए, जब भारत के स्वतंत्रता का एक्ट पारित हुआ तो स्वतंत्रता की डेट 15 अगस्त नहीं थी, 30 जून 1948 थी।
अगर 30 जून 1948 थी तो 11 महीने प्रीफोन क्यों हुआ? ये 24 नवंबर 45 को लेटर लिखा जाता है और जनवरी में कैबिनेट मिशन बन जाता है, जल्दी निपटाओ। फिर क्लाउड दूसरा लेटर लिखता है 12 फरवरी 1946 को। अब वो कहता है कि मेरे पास तो वो इंफॉर्मेशन है कि अब तो इनके ऊपर कुछ समय के लिए भी भरोसा करना संदिग्ध लगता है। इस प्रकार के राष्ट्रवाद की भावना भारत की सेना के सैनिकों में खड़ी होती चली जा रही है। एक गोपनीय लेटर भेजा जाता है तमाम ब्रिटिश अधिकारियों को कि वो अपने परिवारों को चुपचाप परंतु जितनी जल्दी हो सके बॉम्बे और कराची पहुंचाने की व्यवस्था करें, ताकि इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी उनके परिवारों को तुरंत एग्जिट प्लान के रूप में ले जाया जा सके। वो 12 फरवरी को लिखता है और 18 फरवरी 1946 को बॉम्बे में नौसेना की अपराइजिंग होती है और वो इतनी प्रबल होती है कि चंद दिनों के अंदर बॉम्बे से मद्रास, कलकत्ता और कराची 20,000 नेवी के जो हमारे सिपाही थे वो उठ के खड़े हो जाते हैं। 100 से अधिक नेवल वेसल्स पे वो कब्जा कर लेते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ पांव फूल जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता क्या करें। आखिर में वो कांग्रेस के नेताओं से रिक्वेस्ट करते हैं, सरदार पटेल और नेहरू जी ने बातचीत की, तब जाकर वो जो नौसेना के सैनिक थे वो अपना कदम पीछे हटाते हैं। यह फरवरी, और ये 8 दिन चलता है, 18 फरवरी से लेकर 27-28 फरवरी तक। बस इसके बाद चटपट मार्च में कैबिनेट मिशन घोषणा करता है कि 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी को अंतरिम सरकार बनाकर उसकी शपथ दिला दी जाती है। अब यह कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि स्वतंत्रता में कितना बड़ा योगदान उस बॉम्बे की नेवल अपराइजिंग का था, जिसका कहीं सामान्य ज्ञान की पुस्तक में, सामान्य स्वतंत्रता संग्राम में कहीं उल्लेख ही नहीं होता है। और फिर इसी का उल्लेख बाद में भी हुआ है जब क्लीमेंट एटली, जो कि प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारत के इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट के ऊपर साइन किया, 1956 में भारत आते हैं और कलकत्ता में राजभवन में रहते हैं। और उस समय जो कलकत्ता में मुख्य न्यायाधीश थे, जो राज्यपाल का भी कार्यभार देख रहे थे, पीबी चक्रवर्ती, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि उन्होंने क्लेमेंट एटली से पूछा कि 1942 के आंदोलन के बाद तो कुछ हो ही नहीं रहा था 1947 तक, फिर आप क्यों छोड़ के चले गए? तो उन्होंने कारण ये बताया कि भारतीय सेना के अंदर जो परिस्थिति बन रही थी, और उस समय आपको पता है भारत में सैनिक कितने थे ब्रिटिश सेना में? 25 लाख, क्योंकि उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ना था तो बहुत सैनिक रिक्रूट किए थे। और ब्रिटिश सोल्जर्स कितने थे? 40,000। और उनके लिए अधिक ब्रिटिश सोल्जर रखना अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद संभव नहीं था। तो उन्होंने बहुत, और मैं बड़े नेताओं का नाम नहीं लेना चाहता, उस पुस्तक में उन्होंने ये भी लिखा है, बाकियों के बारे में पूछा कि इनका कितना योगदान था। जो क्लीमेंट एटली ने जो बोला है वो बहुत साफ था। तो ईमानदारी से स्वतंत्रता के आंदोलन में सबका योगदान रहा, उस योगदान को हमें स्वीकार करना चाहिए। परंतु हम कोई सामान्य राष्ट्र नहीं है जिसकी स्वतंत्रता कोई सामान्य घटना थी। दुनिया में बहुत से राष्ट्र स्वतंत्र हुए। पहले तो हमें, अगर आज का विषय राष्ट्र, चरित्र और प्रसार माध्यम है, तो तीनों का अलग अलग हम अर्थ गहराई से समझें तो समाधान क्या होना चाहिए इस अमृत काल में, आगे 25 वर्ष में तो हमें बेहतर समझ में